समय भी हुआ। पहले तो मैं इकोनॉमिकली भी कह दूं, जब विवादित ढांचा था तो जाके चेक करिए 91-92 फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना था, 1 बिलियन से कम। हमारा गोल्ड रिजर्व क्या था, फिनिश, गिरवी रखा गया। फरवरी 91 रुपये का 2 बार डिवेल्युएशन, जुलाई 91, सितंबर 91। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है, 625 बिलियन डॉलर। अब हमारा जो गोल्ड रिजर्व कितना है, 52 बिलियन डॉलर। और आईएमएफ की चीफ क्रिस्टीना जॉर्जिएवा ने कहा कि इंडिया इज द ब्राइट स्पॉट फॉर द कमिंग ईयर फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी एंड कैन बी द ड्राइविंग फोर्स। देखिए, राम जब उठते हैं तो ऐसे ही नहीं उठे। फिर एक और बात आप समझिए, श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास जब 9 नवंबर 1989 को हुआ था, तो शास्त्रीय परंपरा के अनुसार जो 4 ईंटें रखी जाती हैं, उससे पहले एक 5वीं ईंट रखी थी बिहार के कामेश्वर चौपाल में, जो कि आज की परिभाषा के अनुसार तथा कथित निचली जाति के, हम किसी को ऊंचा नीचा नहीं मानते, ठीक। और आप ये संयोग देखिए, जब राम मंदिर का जजमेंट आया तो उस समय हमारे राष्ट्रपति कौन थे, श्री रामनाथ कोविंद, जो अनुसूचित जाति से थे। और जब शिलान्यास हुआ तो हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी अनुसूचित जनजाति की पहली महिला थी, और शिलान्यास के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ओबीसी वर्ग से थे। क्योंकि राम का राज्याभिषेक सीधे नहीं हुआ था, पहले राम को वनवास हुआ था, फिर माता शबरी का सम्मान हुआ था, फिर निषाद राज का राज्याभिषेक हुआ था, फिर सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ था, फिर बानर, रीछ, भालू सबको स्थान मिला था। समाज के हर वर्ग को, यानी बिल्कुल कोने में खड़े हुए लोग, जंगल के कोनों में खड़े हुए लोग, उन सबको स्थान मिला था। तब राम का राज्याभिषेक हुआ था। तो राम मंदिर की तारीख वही लेके आई थी जो राम के काल में हुआ। समाज के हर वर्ग को सम्मान, सबको स्थान, और नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी पारित करा के आई, जिसमें 1/3 आरक्षण की व्यवस्था लोकसभा और विधानसभाओं में स्थापित कर दिया है। तो आप समझिए, और ये ऐसे ही नहीं था। फिर मैं वहां से जहां से बात शुरू किया, किसी को अटपटा लग सकता है, जब देवता कुछ करते हैं तो उसे समझने के लिए दैवीय दृष्टि चाहिए। देखिए, 9 नवंबर 1989 जिस दिन शिलान्यास हुआ, जाके चेक कर लीजिएगा, उस दिन देवोत्थानी एकादशी थी, यानी माना जाता देवता उठते हैं। 30 अक्टूबर 1990 जिस दिन पहली वाली कार सेवा हुई, जिस दिन गोलियां चली थी, उस दिन भी देवोत्थानी एकादशी थी। आप संयोग मानिए या दैव योग मानिए कि 9 नवंबर 2019 जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, एक तो ठीक 9 नवंबर को ही आया 30 साल बाद, और 8 और 9 नवंबर को देवोत्थानी एकादशी थी। तो तारीख क्या थी, इस तारीख को समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि भगवान क्या लीला दिखा रहे थे। और वो तारीख इसलिए भी थी कि तब वो मंदिर बनेगा जब उस विचारधारा के लिए स्पष्ट बहुमत होगा, और जो घोषणा पत्र में लिखवा के लाएगा 140 करोड़ लोगों की सहमति लेके आएगा, और वो प्रधानमंत्री दूसरी बार भी लेके आएगा। यानी किसी के पास किंतु परंतु चूं चपड़ करने का कोई स्कोप नहीं रह जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भगवान राम क्या कर रहे हैं, इसे समझने की जरूरत। अब मैं कुछ एक मेंटल ब्लॉकेज जो हमारे दिमागों में भर दिए जाते हैं, बड़ी सिंपल सी बात। अब ये कॉलोनियल माइंडसेट में 2-3 चीजें हमारे दिमाग में भर दी। पहली बात ये भर दी गई, कहा गया कि साहब वो बड़ा गलत किया भगवान राम ने कि माता सीता को वन भेज दिया। देखिए, महिलाओं के साथ कितना डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो उनसे कोई बताओ कि भगवान राम किसकी वजह से वन गए थे, केकई की वजह से? तो वो तो कोई बात नहीं है। अरे भाई, दुनिया में कोई ऐसा उदाहरण हो तो बताइए यहां पर किसी लेडी की इतनी पावर कि किंग को अपना डिसीजन बदलना पड़ जाए, फ्यूचर किंग छोड़ के चला जाए। और राजा दशरथ के लिए तो कहा गया, एक कहावत होती है भारतीय परंपरा में कि आपको अपना बच्चा या संतान ज्यादा प्रिय होती है या प्राण ज्यादा प्रिय होता है, ये कई बार निर्णय करना मुश्किल होता है। तो उसे एक दोहे में कहा गया, प्राणन ते सुत अधिक है या सुतते अधिक प्राण, और ते दोनों दशरथ तजे वचन नदी हो जाए। दोनों छोड़ना पड़ जाए, इतनी किसी की पावर हो सकती है? उसका कोई महत्व नहीं है। और वहां तो शुरू करिए, मैं तो आज की यंगर जनरेशन से कहता हूं, कहे भाई लेटेस्ट फिल्म देखी, बाजीराव मस्तानी देखे थे? बाजीराव अपनी मां को ओवररूल नहीं कर पा रहे थे, उसके बावजूद नहीं समझ में आता था। अब यहां पे मैं एक और बात बताता हूं, कुछ बातें हम लोगों के दिमाग में कई बार भरी रह जाती हैं, तो वो मैं पहले कह चुका हूं, एक बार रिपीट करता हूं। लोग कहते हैं ये राजा दशरथ के 3 रानियां क्यों थी?
अब उन्हें समझना चाहिए भगवान राम, मैंने बताया जब वो स्पेसिफिक प्लानिटरी कॉन्फ़िगरेशन लेके पैदा हुए थे, भगवान राम जब लीला करने आए थे, तो पहली बात एक और बात समझिए, हमारे यहाँ जो भगवान है वो किसी के बेटे या दूत नहीं है, वो साक्षात ब्रह्म है। ब्रह्म अनामय अज भगवंता व्यापक अजित अनादि अनंता। वो किसी के वो नहीं, तो जब साक्षात ब्रह्म आते हैं तो वो क्या चीज लेके आते हैं समझना चाहिए। और कई बार ये सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, और वो हमारे यहाँ इतने सूक्ष्म रूप में हमारे धार्मिक चीजों में लिखा है। जैसे आप में से जो लोग फिजिक्स के होंगे, अगर आपने कभी देखा होगा तो एक पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी अभी आई है, खासकर मिशियो काकू ने पैरेलल वर्ल्ड करके एक किताब भी लिखी है, जिसमें पहली बार मल्टीपल यूनिवर्स और पैरेलल यूनिवर्स की बात आती है। कार्ल सेगन ने भी इस बात को कहा है, आज से केवल 100 साल पहले मजाक उड़ाते रहे, क्या बात कर रहे हैं तुम, तो यूनिवर्स को स्टैटिक मानते थे, ये मल्टीपल यूनिवर्स कैसे हो सकते हैं। आज आप मानते हैं मल्टीपल यूनिवर्स भी होते हैं, और वो एक दूसरे के अंदर गुथे हुए भी हो सकते हैं। यहीं पर एक और यूनिवर्स हो सकता है जिसे हम ना देख पा रहे हैं। अब आप कहिए ये कहाँ लिखा था? क्योंकि हमारे दिमाग में वेस्टर्न ब्लॉकेड है कि जो धर्म और साइंस में लड़ाई है, नहीं है भाई। आपने अभी रामनवमी आएगी तो सबसे ज्यादा कौन सा गाना गाया जाता है? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। उसी में एक लाइन है, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। यानी वेद कहते हैं जिनके रोम रोम से अगणित ब्रह्मांड और माया निर्मित होती है। सो मम उर्वासी यह उपहासी, वो मेरे गर्भ में आ गए, इसका लोग मजाक उड़ाते हैं। सुनत धीर मति थिर न रहे, क्योंकि ये इतना गहरा अर्थ है कि बड़े बड़े बुद्धिमान लोगों की मति हिल जाती है, वो इसे समझ नहीं पाते। साफ साफ हमारे छोटे से भजन में लिखा हुआ हम गाते हैं, समझ नहीं पाते थे, इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा उससे बाहर निकलने की जरूरत। तो मैं उदाहरण बताना चाहता हूँ, उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। जो मैंने पहले बोल दिया था कि राजा दशरथ के 3 रानियां क्यों थी, क्योंकि भगवान राम 4 भाई क्यों थे। ये बात हम पहले भी कह चुके, 4 भाई क्यों थे, 3 या 5 क्यों नहीं, 2 या 6 क्यों नहीं? क्योंकि 4 भाई 4 पुरुषार्थ के प्रतीक थे। जब भगवान उत्पन्न हुए हैं तो पूरे डायमेंशंस को लेके, कॉन्शियस वर्ल्ड के डायमेंशन को लेकर उन्होंने किया है। भगवान राम धर्म है, शत्रुघ्न अर्थ है, लक्ष्मण काम है और भरत मोक्ष। इसीलिए लक्ष्मण ही क्यों जाएंगे वन में भगवान राम के साथ? कामना सदैव धर्म के साथ जुड़ी रहनी चाहिए, एक दिन के लिए भी अलग नहीं हो सकती। इसीलिए क्या कहा जाता है, क्या राम लक्ष्मण की जोड़ी है। जब राम दरबार आप आते हैं घर में तो राम लक्ष्मण को रख रखते हैं। और फिर तुलसीदास काहे लिखते हैं हनुमान चालीसा में कि रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम ममप्री भरत ही संभाई। क्योंकि भरत मोक्ष के प्रतीक हैं। कामना को धर्म प्रिय होना चाहिए, धर्म को सबसे प्रिय मोक्ष होना चाहिए। और वन में लक्ष्मण इसलिए जाएंगे कि कामना एक क्षण के लिए भी धर्म से अलग नहीं होनी चाहिए, और भरत खड़ा रख के इसलिए शासन करेंगे कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए धर्म के किसी प्रतीक के प्रति भी पूर्ण श्रद्धा रख के अगर अपनी एनर्जी लगा देंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। और शत्रुघ्न कभी राजधानी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अर्थ तो कभी राजधानी छोड़ ही नहीं सकता, इसीलिए शत्रुघ्न सदैव वहां रहेंगे। अब यहाँ पे आइए, प्रश्न क्या है? ये धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों एक चीज से नहीं निकल सकते, एक सोर्स ऑफ एनर्जी से निकल ही नहीं सकते। दे रिक्वायर्ड 3 सोर्स ऑफ एनर्जी। धर्म निकलेगा सतोगुण से, तो कौशल्या जी सतोगुण की प्रतीक है। और आपने देखा इसमें जुड़वा भाई कौन है? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। काम और अर्थ, कामना और अर्थ, डिजायर एंड फुलफिलमेंट, ये तो जुड़वा भाई हैं। ये तो डिटैच किए ही नहीं जा सकते। ये किससे निकलेंगे? रजोगुण से। तो सुमित्रा जी रजोगुण की प्रतीक है और केकई तमोगुण की प्रतीक है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए तमोगुण के पार जाके परीक्षा देनी पड़ेगी, तब मोक्ष मिलेगा। तो भाई 4 पुरुषार्थ के लिए तीनों गुण की आवश्यकता थी, इसीलिए 3 रानियां होनी जरूरी थी, 1 या 2 नहीं। और इसीलिए राम के पिता का क्या नाम है? यानी हृदय में ईश्वरी तत्व तब उत्पन्न होगा जब 10 इंद्रियों को रख लेंगे, तब दशरथ होगा। और मारेगा किसको? दशानन को, 10 इंद्रियों की बहिर्मुखी पिपासा को। तब हृदय में धर्म की स्थापना होगी। और फिर आप ये भी समझिए, दशरथ किसके वचन में फंस गए थे? केकई के, तमोगुण के। तमोगुण ही कभी आपसे कोई गलती हो गई होती है तमोगुण में, वही अंत में धर्म के साथ आपके विभेद का कारक बनती है। और एक एक चीज इसमें गंभीर है, मतलब इसको कोई अन्यथा न लेना चाहिए। तीनों में सबसे सुंदर कौन था?
एक ही तमोगुण सबसे आकर्षक होता है। तो मैं सिर्फ इसलिए ये कहना चाहता हूं कि अगर आप देखें तो ये सारी चीजों के अंदर एक गहरा अर्थ था, इसीलिए भगवान जब आए हैं तो इन सारी चीजों को जागृत करने के लिए आए। भारत की वो प्राचीन शक्ति उभर कर आने वाली है। अब उसका आप ऐसे उदाहरण समझिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया को डेवलप कंट्री बनना है तो वन ऑफ द फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर। अब जब हमारी सरकार आई तो 40% ऑफ 50 to 60% ऑफ पावर जनरेशन कोल से होता था। अगर हमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का टारगेट कोल से जनरेटेड पावर से करना है तो कार्बन इम्प्रिंट कितना हो जाएगा? तो प्रधानमंत्री जी ने आके क्या किया? कहा सोलर एनर्जी। पहले तो एलईडी बल्ब्स, ताकि एनर्जी कंजम्पशन कम हो, और हमने 37 करोड़ एलईडी बल्ब डिस्ट्रीब्यूट किए जो अमेरिका की कुल आबादी के बराबर है। अब आइए सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी में हमने 25 गुनी छलांग लगाई है। एक टारगेट रखा गया था कि 2030 तक भारत अभियों के साथ आगे बढ़ेगा। अगर आपसे पूछे दुनिया में कौन सी ऐसी सड़क है, कौन सा ऐसा शहर है जहां सबसे लंबी सड़क है जो टोटल सोलर एनर्जी से, तो वो है अयोध्या, जहां 10 किलोमीटर की स्ट्रिप, सारी स्ट्रीट लाइट टोटल सोलर एनर्जी। यदि आपसे पूछूं, वैसे इसमें एक और पॉइंट बता दूं, बहुत से लोग ये ज्ञान देते हैं कि एक पर्टिकुलर विचार और पर्टिकुलर पार्टी और पर्टिकुलर परिवार के आने के बाद ही भारत में सारी प्रगति हुई। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया में यूरोप के बाहर यदि पहला शहर था जिसने स्ट्रीट लाइट लगाई है वो था बेंगलुरु 1902 में। अगर पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट था कोई तो शिव समुद्रम पावर प्रोजेक्ट 1902 में, वो 1892 में शुरू हो गया। तो मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग, ये भी एक मेंटल ब्लॉकेड है कि साहब सारी पढ़ाई लिखाई तो उसके बाद ही शुरू हुई, मतलब डॉक्टर इंजीनियर बनने उसके बाद शुरू हुए, साइंटिस्ट बनने उसके बाद शुरू हुए। अब ये बताइए सीवी रमन को नोबेल प्राइज ऐसे ही मिल गया, पहले विश्वेश्वरैया इंजीनियर बन के डैम पहले ही बना दिया, ऐसे ही हो गया। मगर सब पढ़ाई लिखाई सब बाद में शुरू हुई, जब IIT IIM किसी ने बनाए। तो कभी कभी आप थोड़ा इन चीजों को ध्यान दीजिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलोर कब बन गया? 1916-17 में। तो इसलिए भारत की ज्ञान परंपरा बहुत गंभीर थी और आधुनिक संदर्भ में भी थी। तो अब आप ये देखिए कि भारत में एक गांव है जिसमें सब कुछ सोलर एनर्जी से, वो है गुजरात का मोढेरा गांव। एक एक घर सोलर एनर्जी से चलता है, पर उसी गांव में सूर्य भगवान का एक मंदिर भी है। यहां से कनेक्शन है कि उभरता हुआ भारत क्या चीज दुनिया के सामने रखेगा। जैसे राम मंदिर के बारे में शायद आप में से कुछ लोगों को एक चीज ना पता हो कि अभी जब रामनवमी आएगी तो उनके मस्तक पे सूर्य तिलक होगा। सूर्य तिलक कैसे होगा, इसके लिए 3 इंस्टीट्यूट का सहायता ली गई है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलोर, जिसने कि पूरे ग्रहों के कैलकुलेशन की एक सटीक गणना की कि इस पॉइंट वाले दिन एंगल ऐसा होना चाहिए कि सीधे सूर्य वहां पर आए। फिर उसके अकॉर्डिंग सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की ने उसको बनाया है। फिर एक ऑप्टिका नाम की प्राइवेट कंपनी है जिसने कॉन्वेक्स लेंसेज के पैटर्न के थ्रू उसको फोकस किया है। अब आप कहेंगे इतना साइंटिफिक हमने किया, मगर ये बताइए, यही तो सूर्य तिलक कोणार्क में भी होता था, वेद नारायण मंदिर आंध्र में भी होता था, महालक्ष्मी मंदिर कोल्हापुर महाराष्ट्र में भी होता था। इसीलिए विज्ञान और धर्म कैसे जुड़ा हुआ था उसको समझिए और उस मेंटल ब्लॉकेट से बाहर निकलिए। और दूसरा, अंत में एक और पॉइंट कह देना चाहता हूँ, बहुत गहरा मेंटल ब्लॉकेट हमारे दिमाग में भर दिया जाता है कि साहब हमारे यहाँ तो फला वर्ग को पढ़ने नहीं दिया था, तो उनको नहीं पढ़ने दिया था। उनसे पूछो भाई ये बताओ, ये चीनी आके पढ़ के चले जाते थे, मंगोल आके पढ़ के चले जाते थे, तिब्बतियन आके पढ़ के चले जाते थे, अलबरूनी, अरब, यूनानी, जिनको यमन विलेज कहते थे, वो भी आके पढ़ के चले। सबको हम पढ़ने देते थे, अपने को नहीं पढ़ने देते थे। ये बात किसी के गले के नीचे उतरती क्या? तो हाउ इलॉजिकल इट इज। और ये बात फैक्चुअल भी है, क्योंकि आप लोग तो स्वयं टीचिंग प्रोफेशन से हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि आज से 200 साल पहले भारत की साक्षरता दर क्या थी, तो मद्रास प्रेसिडेंसी की टॉमस मुनरो की रिपोर्ट और बंगाल प्रेसिडेंसी की विलियम एडम्स की रिपोर्ट कहती है कि 90 से 95% थी। और ये बात कोई हवा में उन्होंने नहीं कही है, ये बाकायदा हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहा गया था कि एक एक गांव में जाकर एक एक स्कूल से, इस आधार पे है कि इसमें 23 बच्चे, इसमें 29 बच्चे, इसमें 42 बच्चे, इस आधार पे वो संख्या है। दिस वाज नॉट एन एम्पिरिकल सर्वे डन बाय एनी गवर्नमेंट। एवरी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाज आस्क्ड टू एंश्योर। और एक रिपोर्ट मैंने 3 अप्रैल 1823 की मैंने देखी है, महाबलीपुरम जिला जो है चेंगलपुट की, वो कहता है कि हमारे यहाँ 561 तालुके में गांव है, 561 स्कूल है।
विलियम एडम्स की रिपोर्ट कहती है हर गांव में एक स्कूल है, बंगाल प्रेसिडेंसी में 1 लाख स्कूल है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि गुरुकुल को स्कूल नहीं माना है, तब इतने स्कूल है, और बच्चों का जातिवार वर्णन लिखा हुआ है। और वो जो 1823 की रिपोर्ट है वो लिखती है कि उस समय उस चिंगलपुर जिले में 6,900 समथिंग, उन 561 गांवों में बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसमें जिसको आज आप SC ST OBC कहते हैं, उस कैटेगरी की जातियों की संख्या है 4,900 समथिंग। 6,900 में 4,900 समथिंग, ये डॉक्यूमेंटेड ब्रिटिश सरकार का डॉक्यूमेंट है जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सबमिटेड है। आप कहेंगे अगर ऐसा था तो हम एकदम से कम कैसे हो गए। अब बस आपको 1 मिनट में ये बताता हूँ हो कैसे गया। आप ऐसे सोचिए, जैसे आपने भी सुना होगा कि अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आई तो उन्होंने कहा पिछली सारी डिग्रियां निरस्त। आप कल्पना करिए तालिबान जैसी कोई सत्ता भारत पे कब्जा कर ले और वो कहे अब हिंदी इंग्लिश या कोई भारतीय भाषा पढ़ा लिखा का मतलब लिटरेसी नहीं, रेट ऑफ लिटरेसी का मतलब अरबी फारसी जानते हो, तो सडनली हमारी रेट ऑफ लिटरेसी 0 पे आ जाएगी। आप कहेंगे कोई बात नहीं साहब, आपकी सरकार आ गई तो हम अपने अब सिलेबस में इसको पढ़ाना शुरू करें। नो, ऑल स्कूल्स डीरिकग्नाइज्ड, ऑल यूनिवर्सिटीज डीरिकग्नाइज्ड। अब हम जो स्कूल खोलेंगे उसमें एडमिशन लेके हमारे सिलेबस के हिसाब से हमारी लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, देन यू विल बी कंसीडर्ड लिटरेट। 1837 में यही हुआ। भारतीय लोग संस्कृत और भारतीय भाषा जानते थे, सारे स्कूल डीरिकग्नाइज हो गए, सारी लैंग्वेजेस डीरिकग्नाइज हो गई, और कहा गया कि अब जो ब्रिटिश सरकार स्कूल खोलेगी उसमें एडमिशन लेना पड़ेगा। इसीलिए षड्यंत्र ये समझिए कि लिटरेसी का पहला डाटा ही आता है 1861 और 71 में, उसके 25 साल बाद तक कहें देखो तुम्हारी 2% रेट ऑफ लिटरेसी। और इतना ही नहीं षड्यंत्र था, 1837 में नई एजुकेशन पॉलिसी आई। यूनिवर्सिटीज कब बनी? 1850-55 के बीच में, बॉम्बे कलकत्ता मद्रास। क्यों? उन्होंने कहा एक पौध को निकालो स्कूल से, फिर उसको ले जाओ यूनिवर्सिटी में, क्योंकि 18-19 साल बाद यूनिवर्सिटी में आता है ना। और जब वो यूनिवर्सिटी से आपके हिसाब से ग्रूम होके आई तो कांग्रेस कब बनी? 1885 में, 30 साल बाद। जब व्यक्ति यूनिवर्सिटी से पास आउट होकर निकलता है तो 21-22 साल की उम्र होती है। समाज में वो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में तब पहुंचता है जब 50 पार करता है। ठीक वो पौध जब आई तो उसको लाकर ये बनाओ, ये होता है टोटल आइडियोलॉजिकल सबवर्जन। पर अनफॉर्चुनेटली आजादी के बाद बजाय इन चीजों को बनाने के वो मार्क्सिस्टों के हाथ में जो दे दिया गया, वो लेफ्ट हैंड राइट जो शुरू हुआ, उसने इस स्थिति को और बद से बदतर कर दिया। इसलिए मैं ज्यादा समय न लेते हुए सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आज देश में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। देश की हर सोच में एक बड़ा बदलाव आ रहा है, और चूंकि आप लोग प्रबुद्ध हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि आज कोई कहता भारतीय संस्कृति डेंगू है, मलेरिया है, वायरस है, फलाना है, धमाका है, वो सारी बातें छोड़िए। एक्चुअली में बात सही है कि इस समय हमारी सोच को, हमारी मानसिकता को वायरस उनके दिमाग में घुस गया है। और जानते हैं कौन सा वायरस? ये है एम वायरस। ये एम वायरस है मैकॉले वायरस ऑफ 19th सेंचुरी, मार्क्सिस्ट वायरस ऑफ 20th सेंचुरी। और इसको जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उन पार्टियों में भी एम वायरस है, मनी, भ्रष्टाचार। और वैसे आप लोग प्रबुद्ध हैं, कोई और एम का मतलब निकाल रहे होंगे तो वो मैं आपके विवेक के ऊपर छोड़ता हूँ। अब इसलिए फाइनली अगर आप इस वायरस से छुटकारा चाहते हैं तो क्या चाहिए? वैक्सीन। और एम वैक्सीन मोदी वैक्सीन। और वैक्सीन की कितनी डोज चाहिए? फर्स्ट डोज, सेकंड डोज एंड बूस्टर। फर्स्ट डोज 2014, सेकंड डोज 2019 एंड बूस्टर डोज 2024। और फाइनली ये समझ लीजिए कि आप सभी मां सरस्वती के आराधक हैं और आप अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि उनके ऊपर मां लक्ष्मी की भी कृपा रहे। और मां लक्ष्मी, मां सरस्वती दोनों कमल पे विराजती हैं, तो जितना कमल खिला रहेगा उतना ही लक्ष्मी जी, सरस्वती जी की कृपा रहेगी। तो आप एकदम कॉन्फिडेंट रहिए, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था यही समय है, सही समय है। फाइनली द टाइम ऑफ इंडिया हैज अराइव्ड एंड वी आर ऑल सेट टू राइज, नॉट टू डोमिनेट द वर्ल्ड बट टू मोटिवेट द वर्ल्ड एंड द गाइड द वर्ल्ड। तो हम ये कह सकते हैं, और उसके लिए हमारे पास जो सोर्स है वो क्या है, जहां से मैंने बात शुरू की थी कि हमारे 12 महीने, हमारे 7 दिन, और हमारा एक एक महीने का नाम नक्षत्र के ऊपर होता है, किसी राजा वाजा के नाम पे नहीं है। चित्रा नक्षत्र पे चैत्र मास है, तो वो सब उस वैदिक नॉलेज से निकलता है।
जिसमें एनॉर्मस नॉलेज भरी हुई है। तो मैं ये कह सकता हूं, हम दुनिया को वह एक मौका देने जा रहे हैं, हमें मौका हमारे लिए आ रहा है जिसमें हम दुनिया के लिए ज्ञान का एक नया स्वरूप, भारत जो शब्द होता ना, भार था ज्ञान और रथ का अर्थ होता, उसमें लगा हुआ। तो हम भारत के वास्तविक प्रतिनिधि हैं और हम लोग इस मामले में भाग्यशाली हैं कि ऐसे ट्रांजिशन काल में हम सामने उभर के सामने आ रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा और सदियों की निद्रा से जगकर करवट बदला अंगड़ाई सोया हिंदुस्तान। और जब उठेगा तो दुनिया को क्या देगा? उसी भारतीय संस्कृति, उसी हिंदू संस्कृति के द्वारा, जिसे श्रद्धेय अटल जी की कविता की बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति थी ना, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, उसी का जो एक छंद है, मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमरदान। देखिए, हम एकमात्र देश थे जहां प्रॉस्पेरिटी पीक पे थी, फिर भी मोक्ष की बात करते थे। बाकी जगह जहां प्रॉस्पेरिटी आ रही, भोग विलास में बर्बाद हो जाते हैं। तो मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमरदान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान। मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर। मेरे स्वरनभ में गहर गहर, सागर के जल में छहर छहर, उस कोने से उस कोने तक कर सकते जगती सौरभ में, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय।